प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले ये बता दें कि कल तक आप लोगों को अवयवों के प्रकार के बारे में पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आयताकार अवयव, क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव और वर्ग अवयव के बारे में बता दिया गया था। अब इसके आगे बढ़ने से पहले इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। जैसे एक वर्गाकार अवयव बना हुआ है, आप लोगों के सामने देखिए एक वर्गाकार अवयव बना हुआ है जिसकी कोटि है m/m, यानी m कोटि का एक वर्गाकार अवयव है आपके सामने। इसमें वे सारे अवयव जिसमें उसके पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या होती है वो बराबर हो। जैसे किसी भी वर्ग अवयव के अवयव को aij रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो जिसमें i का मान j के बराबर हो, वो सारे अवयव a11, a22, a33, a44 इस प्रकार के जो अवयव होते हैं, इनसे बनने वाले जो ये विकर्ण है, ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। वैसे वर्ग अवयव में दो विकर्ण होते हैं, एक इस तरफ का भी ये विकर्ण होगा, लेकिन हमें यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण बोलते हैं वो उनको बोलते हैं जिसमें इस i का मान j के बराबर हो, जिसे हम कहते हैं a11, a22, a33 या इस प्रकार से। तो वही लिखा हुआ इस वर्ग अवयव में a11, a22 से लेकर am मुख्य विकर्ण के अवयव हैं तथा वह रेखा जिसके अनुदिश यह अवयव स्थित है मुख्य विकर्ण कहते हैं। मतलब इस रेखा के अनुदिश जितने भी विकर्ण होंगे तो ये तुम्हारा इसका हो जाएगा मुख्य विकर्ण। ठीक है बच्चों, i बराबर j, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अगला है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या है? यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, अब मुख्य विकर्ण क्या है? अभी हमने आपको बताया बेटा कि मुख्य विकर्ण क्या है। मुख्य विकर्ण जिसमें i बराबर j हो, जिसमें अवयव में i बराबर क्या हो, j हो, वो सारे मान, तो उसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। तो ध्यान रखो बच्चों, इसे दो बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं। एक तो वर्ग अवयव की बात कर रहा है कि वर्ग अवयव में आपको देखना है, वर्ग अवयव देखना है और उसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, तो उसको क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। जैसे कि नीचे उदाहरण बना हुआ है, इसकी कोटि 3/3 है, जिसमें ये जो मुख्य विकर्ण है बच्चों ध्यान से देखो, इस मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त जितने भी अवयव यहाँ पर उपस्थित हैं वो इस अवयव में उन सभी अवयवों के मान क्या हैं, शून्य के बराबर हैं। इसलिए ये क्या होगा, ये विकर्ण अवयव होगा। ये 2/2 में भी यही चीज़ है। अगला टॉपिक है अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या है? वह विकर्ण अवयव, वह विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव क्या होता है? अभी आपको बताया गया कि जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, तो वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश अवयव कहलाता है। तो अभी जो है आप लोगों ने सीखा कि विकर्ण अवयव क्या है, कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, और यही अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। तो वही मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अगर समान हैं तो उस अवयव को कहेंगे अदिश अवयव। तो देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिसमें मुख्य विकर्ण की जगह पर देखो जो अवयव लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं ए, मतलब सभी मुख्य विकर्ण पर सभी जगह सिर्फ ए लिखा हुआ है, तो ये क्या है, समान है, इसलिए, और शेष अवयव क्या है, शून्य है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अदिश अवयव। और इसके बाद है इकाई अवयव, तत्समक अवयव। तो वह अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, इकाई मतलब क्या हो, एक हों, जिसका मान एक के बराबर हो, तो इकाई अवयव कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ऑर्डर 3 में देखा जाए तो मुख्य विकर्ण पर देखो बच्चों एक है, बाकी अवयव शून्य है। 2 ऑर्डर पर देखा जाए बच्चों तो मुख्य विकर्ण पर एक है और शेष अवयव क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार से इकाई अवयव क्या होगा, जिसके मुख्य विकर्ण पर एक हो और शेष अवयव शून्य हो। अदिश अवयव क्या होगा, मुख्य विकर्ण पर समान अवयव हो, शेष अवयव शून्य हो। विकर्ण अवयव क्या होगा कि मुख्य विकर्ण पर कुछ ना कुछ अवयव होने चाहिए, शेष अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ये तीनों ही जो बच्चों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये अलग से ही पूछ दिया जाता है सीधे। इसका क्वेश्चन जो है इनके बारे में अलग से ही पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, शून्य अवयव या रिक्त अवयव। तो यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे रिक्त या शून्य अवयव कहते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं।
तो अगर कोई वर्ग अवयव या कोई भी अवयव भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ग अवयव की कोई कंडीशन नहीं है। तो यदि कोई अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों, उस अवयव को शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहेंगे। तो बच्चों ये सब ध्यान रखने हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उस समय इनको समझने के लिए बहुत ही हमारे लिए ये सब बहुत ही हेल्पफुल होंगे साबित। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर कि अगले जो अवयव त्रिभुजीय अवयव क्या है कि त्रिभुजीय अवयव जो होते हैं ये दो प्रकार के बेसिकली होते हैं। एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा यहाँ पर निम्न त्रिभुजीय अवयव मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है बेटा कि ये वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। यानी ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, तो पहले हम मुख्य विकर्ण को बना लेते हैं। तो ये मुख्य विकर्ण है, तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों उसको हम ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है, बच्चों दूसरा है निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय अवयव क्या है, जस्ट इसका उल्टा। मतलब जब हम ऊपरी त्रिभुजीय अवयव पढ़ रहे थे तो ऊपरी मतलब ऊपर, तो ऊपर का उल्टा क्या होगा, नीचे, तो मतलब नीचे वाले शून्य हो गए। तो निम्न त्रिभुजीय अवयव मतलब नीचे वाले को छोड़कर क्या दूसरा क्या होगा, ऊपर, तो ऊपर वाले यहाँ पर शून्य होंगे। तो मुख्य विकर्ण ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, निम्न त्रिभुजीय अवयव। अगला है यहाँ पर बच्चों तुलनात्मक अवयव। दो समान कोटि वाले अवयवों को तुलनात्मक अवयव कहते हैं। दो समान कोटि वाले अवयवों को तुलनात्मक अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए हमने एक अवयव बनाया हुआ है जिसकी कोटि यहाँ पर है, देखो बच्चों 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो समझ गया होगा आप लोग कि इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि होगी 2/3। और बी एक बनाया हुआ है जिसमें 2 कोटि हैं, 2 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि क्या होगी 2/2। और सी एक और अवयव है जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि क्या होगी बच्चों 2/3। तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ए एक ऐसा अवयव है जिसकी कोटि 2/3 है और सी एक ऐसा अवयव है जिसकी कोटि 2/3, मतलब इन दोनों की कोटि क्या है, बराबर है। तो वही हमने लिखा है, दो समान कोटि वाले अवयवों को तुलनात्मक अवयव कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो ए और सी है वो तुलनात्मक अवयव हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो यहाँ पर देख रहे होगे बच्चों, इनकी कोटि जो है समान है। अब आगे बढ़ते हैं अवयवों की समानता पर। तो अवयवों की समानता पर दो अवयवों के समान होने के लिए निम्न बिंदु आवश्यक हैं। भाई अगर दो अवयव समान हैं, लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है कि उनकी कोटि समान हो। सबसे पहली बात क्या है, उनकी कोटि समान हो, मतलब वो दोनों समान कोटि के हों। और दूसरा उनके संगत अवयव समान हो। तो बच्चों ये ध्यान रखना, दो अवयव समान कब होंगे, जब उनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर बच्चों देखो a बराबर 1 ये अवयव लिखा हुआ है, b बराबर 1 दूसरा अवयव लिखा हुआ है। तो अगर ये कह दिया जाए कि ये दोनों अवयव समान हैं, तो ये समान कब होंगे, जब इनकी कोटि समान हो। तो बच्चों ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो इनकी कोटि तो समान है। और दूसरा क्या, इनके संगत अवयव समान हो। तो संगत अवयव देखो बच्चों 2 और यहाँ b, तो मतलब b का मान 2 के बराबर होना चाहिए। इसके बाद 3, ये भी 3 लिखा हुआ है, 5 ये भी 5 लिखा है, ये a और यहाँ 0, तो इसका मतलब a का मान 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों अवयव क्या होंगे, ये दोनों अवयव तभी बच्चों समान होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है -2 5 4 7 और ये -2 5 6 7 दो अवयव बने हुए हैं, इसमें समान अवयव नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यही दोनों बातें फिर से देखो बच्चों, कोटि समान हो तो ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो कोटि तो समान है। आगे देखते हैं, संगत अवयव समान होने चाहिए। तो संगत अवयव में -2 ये भी -2, 5 ये भी 5, 7 ये भी 7, ये 4 ये 6। ये देखिए बच्चों, ये एक अवयव, इसमें एक अवयव ऐसा मिल गया जो कि आपस में समान नहीं है, इसीलिए ये समान अवयव नहीं है। समझ में आ गया बच्चों। तो इतना बच्चों आप लोग सभी लोग इसको समझो, सीखो और इसको साथ में नोट भी करते चलो, इसके नोट्स बनाते रहो। ये अभी आपको इसकी केवल थ्योरी बताई जा रही है, बाद में इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उसको भी करवाया जाएगा।
धन्यवाद बच्चों।